हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्स एंड वाई ग्रुप का 20 मई को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस का ओरिजिनल सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों आपको बताऊंगा कि आज के पहले शिफ्ट में एग्जाम का लेवल कैसा था, आज के कैंडिडेट के लिए सेफ अटेम्प्ट क्या रहने वाले हैं, और इसके साथ ही दोस्तों जिन कैंडिडेट का नेक्स्ट डे एग्जाम है वे कौन कौन से टॉपिक को कवर करके जाएं जिनसे कि उनके 3 से 4 नंबर कंफर्म हो जाएं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज के पेपर में जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली इसी ईबुक से मैच किए हैं। तो अगर आप 40 पेज 1 से 2 दिनों के अंदर में कवर कर सकते हो तो आप एग्जाम से पहले एक बार इस ईबुक को पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, और इसी पैटर्न पर आपको सारे क्वेश्चन आते हुए देखने को मिलेगा। इस ईबुक को परचेज करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज करके परचेज कर लेना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि काजीरंगा नेशनल पार्क इनमें से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यह स्थित है असम राज्य में। और यह काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस किस लिए है, तो यह फेमस है दोस्तों वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए, यानी कि एक सींग वाले राइनोसोरस के लिए यह काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। अब अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है तो यहाँ पर मैंने कुछ फेमस नेशनल पार्क के नाम लिख रखा है, इसे आप सभी लोग याद कर लो। हो सकता है कि आपके शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सबसे पहले दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क, यह स्थित है दोस्तों कर्नाटक में, और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। इसके बाद है बेतला नेशनल पार्क जो कि झारखंड राज्य में स्थित है, और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। फिर इसके बाद है दोस्तों ब्लैकबक नेशनल पार्क एंड वेलावदार नेशनल पार्क, ये दोनों के दोनों गुजरात राज्य में स्थित है, और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। इसके बाद है दोस्तों बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। फिर है दोस्तों दाचीगाम नेशनल पार्क जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, और इसकी स्थापना 1981 में की गई है। इसके बाद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, वह है दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क। तो यह स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में, इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। इसके बाद है दोस्तों गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, और स्थापित हुआ था 1965 में। इसके बाद है दोस्तों इंद्रावती नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसके बाद है दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसकी स्थापना की गई थी 1936 में, और यह स्थित है उत्तराखंड राज्य में। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में एक और नेशनल पार्क है नंदा देवी नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। और एक है कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी अलग अलग नेशनल पार्क के नाम बताए हैं उनका रिस्पेक्टिव स्टेट आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों, राज्यपाल को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, जो हमारे देश के राष्ट्रपति होंगे वही ओथ एंड अफर्मेशन दिलाएंगे गवर्नर को। यहाँ पर बात हो रही है राज्यपाल की, तो अगले शिफ्ट के लिए आप लोग याद रखना राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होता है 35 ईयर्स का। इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का शपथ दिलाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। जो इंडिया के चीफ जस्टिस होंगे यानी कि मुख्य न्यायाधीश होंगे वही शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति का। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहां में हुआ था। दोस्तों इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। और अगर मैं बात करूं इसके विनर की, क्योंकि अगले शिफ्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके विनर का नाम है दोस्तों इंग्लैंड, जबकि रनर अप टीम रहा था पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला तो वेन्यू आपने देख लिया, सेकंड कौन जीता था, और तीसरा कौन हारा था। तो यहाँ पर दोस्तों विनर रहा है इंग्लैंड, रनर अप टीम रहा है पाकिस्तान, और इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2022 वाज अवार्डेड टू, यानी कि 2022 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया था।
यह दिया गया था दोस्तों एनी इरेनॉक्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एनी इरेनॉक्स। अब दोस्तों जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो इनसे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार इनके नाम को आप लोग याद कर लो। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक साइंस में वेन वर्नानके को दिया गया है, डोगलस डायमंड को दिया गया है और फिलिप डिविक को दिया गया है। फिर इसके बाद है पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में एल.एस. वेल्टास्की को दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल एंड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। साइकोलॉजी एंड मेडिसिन की बात करें तो प्रोफेसर स्वांते पाबो को दिया गया है। फिजिक्स में दिया गया है दोस्तों एलन एस्पेक्ट को, जॉन क्लोजर को और एंटन जेलिंगर को। इसके अलावा केमिस्ट्री में दिया गया है कैरोलिन बर्टोजी को, मॉर्टन मेल्डल को एंड बेरी शार्पलेस को। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग फील्ड में जितने भी नोबेल प्राइज मिले हैं उन सभी का नाम मैंने आपको बता दिया। आगे आने वाले शिफ्टों में इससे आपको किसी न किसी शिफ्ट में तो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रेजेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो दोस्तों प्रेजेंट में सीडीएस हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों की अमुक्त माल्याद्य इज एन इपिक पोएम। अमुक्त माल्याद्य एक इपिक पोएम है जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों यह लिखा गया था कृष्णदेव राय के द्वारा, जो कि विजयनगर डायनेस्टी के थे। और किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो यह लिखा गया था दोस्तों तेलुगु लैंग्वेज में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आखिर प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है। अब यह क्वेश्चन आपके एक्स ग्रुप में पूछा गया है या फिर वाई ग्रुप में पूछा गया है, यह तो मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन आपके पहले शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों जो प्रकाश का वेव है वो आपका सबसे अधिक होता है निर्वात में। निर्वात को इंग्लिश में वैक्यूम कहा जाता है। जबकि बात करें साउंड की यानी कि आवाज की, तो आवाज का जो वेग है ना वो सबसे ज्यादा होता है किसमें? वो सबसे ज्यादा होगा दोस्तों सॉलिड मीडियम में। फिर इसके बाद इससे कम होगा लिक्विड में और सबसे कम होता है गैसियस फॉर्म में। इसके बाद इंग्लिश का एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था हर्डल का सिनोनिम। दोस्तों हर्डल का मतलब क्या होता है? रुकावट या फिर कोई बाधा। तो इसका सिमिलर वर्ड की बात करें तो वह हो जाएगा ऑब्स्टेकल, डिफिकल्टी एंड स्नैग। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था हीलिंग का अपोजिट। हीलिंग का मतलब होता है दोस्तों रिकवर करना या फिर ठीक होना। तो इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम हो जाएंगे दोस्तों फेलिंग और एक हो जाएगा डिक्लाइन। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों ग्रीगेरियस का अपोजिट वर्ड। तो दोस्तों ग्रीगेरियस का मतलब होता है सामाजिक या फिर झुंड में रहने वाला। इसके अपोजिट वर्ड की बात कर लें तो यह हो जाएगा एंटी सोशल। इसके अलावा हो जाएगा इंट्रोवर्टेड। अगला क्वेश्चन आया था वैसी औरत जिसका पति मर गया होगा, अ वोमेन हुज हस्बैंड हैज डाइड। तो ऐसे पत्नी को हम कहते हैं क्या? विडो कहती हैं। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था तो राइट आंसर इसका था विडो। इसके बाद दोस्तों मैथ का एक शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। क्वेश्चन क्या पूछा था कि यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई किसी वृत्त के व्यास के बराबर है तब वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में यह कहा गया था दोस्तों कि कोई एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो साइड है वो इक्वल है किसी एक सर्कल के डायमीटर की। तो आपको बताना है कि स्क्वायर जो है उसका एरिया और सर्कल का एरिया का रेशियो क्या होगा। तो मानकर चलिए दोस्तों कि जो सर्कल है उसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। कोई भी आप यहाँ पर वैल्यू ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 14 ही लो, आप अपने हिसाब से कोई भी एक वैल्यू लोगे। मैंने यहाँ पर 14 लिया है ताकि इजीली एक कट हो जाए। तो अब आप बताइए अगर सर्कल का डायमीटर 14 मीटर है तो स्क्वायर का जो साइड होगा वो भी क्या होगा? वो भी 14 सेंटीमीटर होगा। हमें कहा है कि सर्कल का जो स्क्वायर है उसका रेशियो और स्क्वायर का रेशियो बताइए। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर के अगर मैं एरिया की बात करूं तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर मैं बात करूं सर्कल के एरिया की तो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 14 का स्क्वायर लिखेंगे और नीचे में हम क्या लिखेंगे? पाई की जगह पर 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 7 से 7 बार में, ऊपर बचेगा 196 और नीचे में क्या आ जाएगा? नीचे में आ जाएगा इसे काटने के बाद दोस्तों 154। ठीक है ना। अब आप इसे यहाँ पर कैंसिल करोगे ना तो कैंसिल करने पर सबसे पहले तो ये कटेगा 14 से 14 बार में और यह कटेगा 14 से 11 बार में। यानी कि दोस्तों जो आपका वर्ग है स्क्वायर है उसका एरिया और सर्कल का एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 14/11। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा था दोस्तों 14/11।
इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले बहुत बार करवा रखा है। किसी दो संख्याओं का HCF और LCM दिया गया था और उनमें से एक संख्या दी गई थी, तो दूसरी संख्या आपको फाइंड करना था। अब यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि आगे आने वाले शिफ्टों में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सको। मान लो कि किसी संख्या का HCF 12 है और इस संख्या का LCM 20 दे दिया गया है। अगर इनमें से पहली संख्या हमारी 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यह आपको बताना है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों HCF गुना LCM इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो HCF हमारा 12 हो गया, LCM 20 हो गया, इक्वल टू पहली संख्या 24 और दूसरी संख्या 22। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो 24 है ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीपल होकर नीचे, 12 से ये 2 बार में कैंसिल होगा, ये 2 से 10 बार में कैंसिल होगा, यानी कि दोस्तों y इक्वल टू यहाँ पर 10 आ जाएगा। हमारी जो दूसरी संख्या है वो यहाँ पर 10 है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद √2 प्लस √1/2 का स्क्वायर, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों अगर आपको मैथ एंड रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हो, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मैथ एंड रीजनिंग के बाकी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के पहले शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में पूछे जाएंगे और तीसरे शिफ्ट में जो आएंगे उन सभी का सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर शाम तक करवा दूंगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगले शिफ्ट का जब मैं एनालिसिस करवाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। और वीडियो समाप्त करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस ईबुक को परचेज करना चाहते हो तो इसे परचेज करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। वहां पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं आप सभी के साथ यह ईबुक शेयर कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें आज के पेपर के पूरे लेवल की, तो जीके का जो लेवल है ना वो काफ़ी ईजी आज देखने को मिला है। इसके अलावा मैथ्स का लेवल भी आपका आज आसान आया था, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं आया है। कैलकुलेटिव आया अगर कुछ है तो वो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में भी खास करके जो आपके नॉन वर्बल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप एक बार कमेंट करके, सॉरी मैंने अपने कम्युनिटी टैब में एक पोल लगा रखा है आपके अटेम्प्ट का, तो आप सभी लोग अपने अटेम्प्ट एक बार जरूर उसमें शेयर कर देना। सो गाइस आज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।